Hello everyone, I am your social science educator. Welcome on Magnet Brains. So as you already know, हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं MIQ मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने अभी भी वीडियो नहीं देखा है तो अभी क्लिक करें इस आई बटन पर और उस वीडियो लेक्चर को जरूर देख लें। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर वन शॉर्ट रिवीजन वीडियो। मतलब आज हम क्या करने वाले हैं, एक क्विक रिवीजन करेंगे पूरे चैप्टर का, वो भी वन शॉर्ट रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इस चैप्टर में एक्चुअल में क्या क्या होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ओवरव्यू यहां पर ले लेते हैं कि हम यहां पर बात करने वाले हैं इस चैप्टर में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। कौन कौन से फैक्टर्स जो आपको यहां पर ऑलरेडी विजिबल होंगे, जैसे कि लैंड, जैसे कि लेबर, जैसे कि कैपिटल और वैसे ही एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये सारी चीजें जो है हम यहां पर समझने वाले हैं। तो चलिए अब इसे स्टार्ट करेंगे और समझेंगे एक एक करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहां पर समझना है प्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखते हैं कि प्रोडक्शन प्रोसेस एक्चुअल में होती क्या है। ध्यान दीजिए, एवरी प्रोडक्ट जैसे कि क्लोथ, फर्नीचर, फोन्स गोज थ्रू अ प्रोडक्शन प्रोसेस बिफोर रीचिंग द कंज्यूमर। मतलब ये हुआ कि जितनी भी चीजें हमारे पास आती है, चाहे वो हो सकता है कि वो हमारे क्लोथ्स हो या फिर वो फर्नीचर हो या फिर फोन हो, ये सभी एक प्रोसेस से निकल कर आते हैं और इस प्रोसेस को एक्चुअल में यहां पर प्रोडक्शन प्रोसेस कहा जाता है। अब ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस होती है इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है ये समझते हैं। सो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व यूजिंग रिसोर्सेस और इनपुट्स टू क्रिएट अ फाइनल प्रोडक्ट। मतलब यहां पर बहुत सारे रिसोर्सेस और बहुत सारे इनपुट लगने वाले हैं जिससे हमारे पास में एक फाइनल प्रोडक्ट आ जाने वाला है। सो दीज एसेंशियल इनपुट्स आर कलेक्टिवली नोन एज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये हुआ कि जितने भी यहां पर इनपुट लगने वाले हैं वो एक्चुअल में कहलाते क्या हैं, उन्हें ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। तो यहां से क्लियर हो गया होगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्चुअल में होता क्या है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब यही होता है कि जब हम एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, एक सर्विस को यहां पर बना रहे होते हैं, तब क्या करना होता है, जो सारे इनपुट्स वहां पर लगने वाले हैं उन्हें ही कंबाइन किया जाता है और उन्हीं सभी को क्या कहा जाता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। सो आई होप ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ बिजनेस की। एक्चुअल में बिजनेस क्या होता है, क्यों यहां पर हम ये बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चलिए समझते हैं। बिजनेस एज डिफाइंड एज अ फर्म, अ शॉप, फैक्ट्री और एंटिटी दैट प्रोड्यूस और सेल्स गुड्स और प्रोवाइड्स अ सर्विस। मतलब ऐसी कोई भी फर्म, ऐसी कोई भी शॉप या फिर ऐसी कोई भी फैक्ट्री या कोई भी एंटिटी जो एक्चुअल में क्या कर रही है, गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है या फिर सर्विसेज को यहां पर प्रोवाइड कर रही है, वो सभी क्या कहलाने वाला है, वो सभी जो हैं वो बिजनेस कहलाएंगे। अब ये जो बिजनेस है इसका रोल क्या है, इस चीज को यहां पर समझते हैं। सो बिजनेस कंबाइंस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू क्रिएट गुड्स एंड अनेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब बिजनेस का जो मेजर रोल है वो यही है कि वो क्या करता है, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करता है एक दूसरे के साथ में और साथ ही साथ में यहां पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होने वाली है उसे अनेबल करता है। मतलब जब एक गुड या फिर एक सर्विस बनाई जाती है तो उसे सेल किया जाता है, उससे प्रॉफिट होता है। ये पूरी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो सर्कुलर बेसिस पर चलती रहती है। सो बिजनेस का मेजर रोल यही है कि वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को साथ में कंबाइन करे और साथ ही साथ यहां पर अनेबल करे किसे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। आगे देखते हैं एग्जांपल से। जैसे कि हमें पता है, हमने एक एग्जांपल देखा था रत्नास पॉज पॉइंट। रत्ना एक्चुअल में एक एंटरप्रेन्योर जिन्होंने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करा जिसका नाम रखा उन्होंने पॉज पॉइंट। अब जब इन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट करा है तो इसके लिए क्या क्या किया, इन चीजों को समझते हैं। सो रत्ना रन्स अ रेस्टोरेंट कॉल्ड पॉज पॉइंट विथ 7 स्टाफ मेंबर। सो रत्ना का एक रेस्टोरेंट है जो उन्होंने स्टार्ट किया है जिसका नाम है पॉज पॉइंट और इसमें 7 लोग एज अ स्टाफ यहां पर काम कर रहे हैं। प्रोसेस की जब बात करें तो टू स्टार्ट शी सिलेक्ट अ लोकेशन। मतलब उन्होंने सबसे पहले एक लैंड चूज करा होगा जहां पर वो अपना सेटअप करने वाले हैं। देन फंडेड रेंट और इक्विपमेंट। मतलब यहां पर उन्होंने फंड
जो है वो लिए, फिर उसके बाद में वहां पर रेंट से कुछ इक्विपमेंट लिए, या फिर हो सकता है कि उन्हें क्या करा, खरीद लिया। साथ ही साथ में हायर करा स्टाफ को, मतलब ह्यूमन कैपिटल को, और प्लान करा पूरा मेन्यू। सो एक्चुअल में जब एक बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसका एक लंबा प्रोसीजर होता है। लंबा प्रोसीजर मतलब क्या, वहां पर सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करना होता है। कंबाइन कैसे किया जाएगा, जब भी आप कोई नया स्टार्टअप कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक प्लेस देखेंगे जहां पर आपका सेटअप होने वाला है, देन आप या तो उसे परचेस करेंगे या फिर रेंट कर सकते हैं। फिर आप वहां पर जब प्रोडक्शन करने वाले हैं तो उसके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे। उन सारे इक्विपमेंट्स को आप या तो खरीदेंगे या फिर रेंट पर लेने वाले हैं। फिर उन इक्विपमेंट्स को यूज करने के लिए, कुछ नए गुड्स बनाने के लिए कुछ लोगों की जरूरत पड़ने वाली है, मतलब कुछ लेबर्स की जरूरत, तो वहां पर उन्हें भी हायर करना होगा। फिर साथ ही साथ में हम यहां पर क्या करेंगे, उस पूरी प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। देन ये सारी चीजें हो कैसे पा रही है, सो एक्चुअल में यहां पर ये जो सारी की सारी चीजें हो रही है उसमें चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड, सेकंड इज लेबर, देन कैपिटल, और चौथी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट्स एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब वो पर्सन जो एक्चुअल में पूरा प्लान बना रहा है और साथ ही यहां पर इसे एग्जीक्यूट कर रहा है बहुत ज्यादा रिस्क लेकर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में रत्ना ने जब ये पॉज पॉइंट चालू करा तो उनका बिजनेस भी एक नया स्टार्टअप था, और वो यहाँ पर एज अ एंटरप्रेन्योर काम कर रही हैं, जो ये सारे प्रोडक्ट, जो सारे के सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उसे यहाँ पर कंबाइन कर रही हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर समझते हैं। दिस रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल शोज हाउ वेरियस इनपुट्स, लैंड, लेबर, कैपिटल आर इंटीग्रेटेड टू रन अ बिजनेस। तो हमें इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि रियल वर्ल्ड में एक्चुअल में जब आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना होता है, उसे रन करना होता है, तो आपको लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप सभी को साथ में कंबाइन करना होता है, तभी आप क्या कर सकते हैं, एक बिजनेस को रन कर सकते हैं। सो ये अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, और साथ ही साथ में यहां पर हमने जो देखा कि ये जो बिजनेस है वो होता क्या है और रियल वर्ल्ड में उसे रन कैसे किया जाता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और यहां पर सबसे पहले समझते हैं फर्स्ट फैक्टर के बारे में, मतलब फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लैंड के बारे में। अब ये लैंड क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब है नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड मतलब सिर्फ ये नहीं कि एक लैंड मतलब एक जियोग्राफिकल एरिया होने वाला है, नहीं, उस पर और भी जो सारे नेचुरल रिसोर्सेज होंगे वो भी लैंड के अंदर ही आने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कैसे। सो इन इकोनॉमिक्स लैंड रिफर्स टू ऑल नेचुरल रिसोर्सेज गिफ्टेड बाय नेचर, नॉट जस्ट जियोग्राफिकल ग्राउंड। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक जियोग्राफिकल एरिया है, इसमें सारी की सारी वो चीजें आ जाएगी जो नेचर ने हमें गिफ्ट करी है। जैसे इट एनकम्पासेस सॉइल, फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज, एयर, सनलाइट, मिनरल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो इतनी सारी चीजें जो लैंड पर एक्चुअल में पाई जाती है, जैसे कि सॉइल, जैसे कि फॉरेस्ट, वाटर बॉडी, एयर, सनलाइट, मिनरल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सारी की सारी चीजें किस में आने वाली है, ये फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड के अंदर ही आ जाने वाली है। क्लियर हो रहा है। आगे देखेंगे बिजनेस यूसेज। सो बिजनेसेस रिक्वायर दीज नेचुरल रिसोर्सेज टू ऑपरेट। ऑब्वियसली जब एक बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है ना, एटलीस्ट इसमें से कुछ रिसोर्सेज की तो नीड होती ही होती है। देन एक्वाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो बिजनेसेस टिपिकली परचेस लैंड और पे रेंट टू यूज इट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। मतलब जब भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आपको एक लैंड चाहिए तो आप लैंड को क्या करेंगे, या तो आप लीज पर ले लेंगे, रेंट पर ले लेंगे, या फिर उसे परचेस कर लेंगे, और फिर आप उसे एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि जो फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो एक्चुअल में होता क्या है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर, दैट इज लेबर, मतलब क्या, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, इस चीज को यहां पर हम समझने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेबर रिफर्स टू द एसेंशियल फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट। कैसे एफर्ट होने वाले हैं, मतलब जो एसेंशियल फिजिकल और मेंटल एफर्ट होने वाले हैं वही लेबर है, कंट्रीब्यूटेड बाय द ह्यूमंस इन प्रोडक्शन। जो वो प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाने वाले एफर्ट्स है, जो भी फिजिकल हो या फिर मेंटल हो, इसे ही हम क्या कहते हैं, एक्चुअल में लेबर कहते हैं। वैरायटी की बात करते हैं यहां पर। सो कंट्रीब्यूशन रेंज फ्रॉम फिजिकल वर्क, जैसे कि क्या, जैसे कि आप देखते होंगे कि टी वर्कर्स जो है वो यहां पर क्या कर रहे होते हैं, फिजिकल वर्क। वैसे ही कारपेंटर भी क्या कर रहे होते हैं, फिजिकल
फिजिकल वर्क। यहां पर आप देख सकते हैं ये एक टी प्लांटर हैं जो क्या कर रही हैं, लीव्स को पिक कर रही हैं। सो ये एक प्रकार का फिजिकल वर्क हो गया। देन मेंटल वर्क कैसा होता है, जैसे कि कोई इंजीनियर या फिर कोई डॉक्टर। सो एक्चुअल में यहां पर फिजिकल वर्क करने से ज्यादा क्या करने वाले हैं, अपनी मेंटल एफर्ट्स को यूज करने वाले हैं। मतलब इनके पास में कोई स्पेसिफिक स्किल्स होने वाली है। सो ये दोनों जब होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, लेबर कहा जाता है। चलिए आगे समझते हैं लेबर वर्सेस ह्यूमन कैपिटल एक्चुअल में क्या होता है, क्या होते हैं लेबर और वो कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं ह्यूमन कैपिटल में, ये हमें यहां पर समझना है। सो लेबर रेफर्स टू द रॉ एफर्ट यूज्ड इन प्रोडक्शन। मतलब एक प्रोडक्शन प्रोसेस में जो रॉ एफर्ट लगते हैं उसे कहा जाता है लेबर। जैसे कि हम बात करें, जब एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो आपने देखा होगा वहां पर काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। वहां पर इंजीनियर्स भी होने वाले हैं और साथ ही साथ में वहां पर कुछ लेबर्स भी होने वाले हैं। लेबर्स मतलब कौन, जो हो सकता है कि कुछ मटेरियल इधर से उधर लेकर जा रहे हूं, जो हो सकता है कि ब्रिक से दीवार बना रहे हूं, एक वॉल क्रिएट कर रहे हूं, तो वो सभी लेबर की कैटेगरी में आते हैं। पर क्या इंजीनियर भी सिर्फ लेबर की कैटेगरी में आने वाला है, तो नहीं, वो होगा ह्यूमन कैपिटल। कैसे होगा इसे समझते हैं। देखिए ह्यूमन कैपिटल रिफर्स टू द स्पेशलाइज्ड स्किल। मतलब वो पर्सन जिसके पास में कुछ स्पेसिफिक स्किल होने वाली है, नॉलेज होने वाला है एंड एक्सपर्टीज होने वाली है, रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दैट लेबर इफेक्टिवली, और जिससे वो सभी से अच्छे तरीके से और खुद भी इफेक्टिवली यहां पर क्या कर पाए, काम कर पाए। तो जब एक पर्सन के पास में कुछ स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड स्किल्स होती है तो वो यहां पर क्या कर पाता है, वो एक्चुअल में ह्यूमन कैपिटल बन जाता है। सो आई होप ये समझ में आया होगा कि लेबर और ह्यूमन कैपिटल में फर्क क्या है। इनके बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो डिफरेंस है स्पेशलाइज्ड स्किल्स का। एक कॉमन पर्सन जो यहां पर अपने फिजिकल एफर्ट लगा रहा है, और एक वो पर्सन जिसके पास में कुछ स्पेसिफिक नॉलेज, कुछ एक्सपर्टीज और कुछ स्किल्स होने वाली है, जो स्पेशलाइज्ड है, वो हो जाएगा ह्यूमन कैपिटल। नाउ इट्स टोटली क्लियर, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं फैसिलिटेटर ऑफ ह्यूमन कैपिटल। एक्चुअल में ह्यूमन कैपिटल को फैसिलिटेट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होने वाले हैं, इन चीजों को हमें यहां पर समझना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एजुकेशन की। हेल्प्स गेन द नॉलेज फ्रॉम बेसिक लिटरेसी टू एक्सपर्टीज। हमें यहां पर यह चीज समझनी चाहिए कि जो एजुकेशन है, जैसे कि अभी आप लोग भी एजुकेशन ले रहे हैं, तो ये आपको क्या बनाने वाला है, ये ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने बेसिक लेवल से एजुकेशन लेना चालू करा, और आप एजुकेशन तब तक लेते रहेंगे जब तक आपके पास में कुछ स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज ना आ जाए। जैसे कि आफ्टर 12th क्लास आप कॉलेज में जाने वाले हैं, तो आप एक स्पेसिफिक स्ट्रीम में पढ़ाई करने वाले हैं। मे बी हो सकता है आप इंजीनियर बनेंगे, मे बी हो सकता है आप डॉक्टर बनेंगे, या फिर आप कुछ भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज यहां पर गेन करने वाले हैं। साथ ही प्रिपेयर द इंडिविजुअल टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। और एजुकेशन ही एक्चुअल में हमें वो चीज प्रोवाइड करती है जिससे हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। आगे देखते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ए स्पेसिफिक स्किल फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। मतलब जब आप किसी एक प्रकार की जॉब चाहते हैं, जैसे कि एक डॉक्टर होते हैं और एक होते हैं इंजीनियर। सो जो इंजीनियर होते हैं, मे बी हो सकता है वो मैकेनिकल इंजीनियर हो, तो वो सारे मैकेनिक्स वाली चीज़ों को प्रैक्टिकली जब सीखते हैं, एक स्पेसिफिक स्किल को सीख रहे हैं। वही जब हम डॉक्टर की बात करते हैं तो वो ट्रीट करना सीखते हैं पेशेंट को। क्या ये दोनों एक दूसरे की जॉब कर सकते हैं? तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ही इनके पास स्पेसिफिक स्किल सेट होता है। और जब यही ट्रेनिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, सिखाया जाता है, जिससे एक पर्टिकुलर जॉब जो है उसे लिया जा सके या फिर उसे परफॉर्म किया जा सके। इन्वॉल्व्स हैंड्स ऑन प्रैक्टिस लाइक ऑब्जर्विंग कंस्ट्रक्शन साइट। जैसे कि जब हम बात करते हैं एक सिविल इंजीनियर की, तो वो यहां पर क्या करते हैं, वो एक ऑब्जर्वेशनल, यहां पर ऑब्जर्वेशनल टूल का इस्तेमाल करेंगे। मतलब वो जाएंगे उन साइट्स पर जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और जो सच में जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है उन सारी चीजों को वहां पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तभी क्या हो पाएगा, एक्चुअल में इस चीज को ही ट्रेनिंग कहा जाएगा, और तभी वो अच्छे तरीके से सीख पाएंगे कि कैसे उन्हें आगे जाकर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो ये फैसिलिटेटर जो है वो समझ में आ रहे होंगे। एक और फैसिलिटेटर होने वाला है जो होगा हेल्थ केयर। सो
गुड हेल्थ सपोर्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, जैसे कि अभी अगर आप लोगों की हेल्थ अच्छी है तो आप रेगुलर स्कूल जा सकते हैं, आप लोग हमारे वीडियोस देख सकते हैं, जिससे क्या होने वाला है, एक्चुअल में जब आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेटर होता है, मतलब आपका जो ब्रेन है वो अच्छे तरीके से डेवलप होता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, जिससे आप यहां पर लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर होती है, आप आसानी से चीजों को सीख पाते हैं, आसानी से चीजों को याद रख पाते हैं। सो यही होता है एक्चुअल में हेल्थ केयर का रोल। आगे देखें, अ हेल्दी वर्कफोर्स इज मोर प्रोडक्टिव, क्रिएटिव एंड हैज लोअर अब्सेंटिज्म। मतलब जब एक लेबर एक्चुअल में क्या होता है, यहां पर वो हेल्दी होता है तो यहां पर आपको दिखाई देगा उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होने वाली है, उसकी क्रिएटिविटी ज्यादा होने वाली है, और साथ ही साथ में उसका जो अब्सेंटिज्म है वो बिल्कुल कम हो जाने वाला है। सो ये तीनों फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ फैसिलिटेटर ऑफ द ह्यूमन कैपिटल। सो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये सभी फैसिलिटेट करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब हम यहां पर देखेंगे कुछ सोशल और कल्चरल इंफ्लुएंस के बारे में। क्या होता है सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंस, जब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन में भी सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है या फिर कम कर सकता है। यहां पर हम दो एग्जांपल की बात करेंगे, एक एग्जांपल होगा जापान से और दूसरा होने वाला है जर्मनी से। तो चलिए इसे समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जापान काइजन की हम बात करेंगे। काइजन क्या होता है, इस टर्म को याद रखिएगा। फॉलोज द कंसेप्ट ऑफ काइजन, मतलब जापान में एक्चुअल में कंसेप्ट को फॉलो किया जाता है जिसे कहा जाता है काइजन, जिसका मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। जिसका मतलब एक्चुअल में क्या है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। मतलब जापान में जो एथिकल वैल्यूज है या फिर हम कहें कि जो प्रैक्टिस यहां पर की जाती है उसमें काइजन का यूज किया जाता है। काइजन का मतलब यही होता है कि जब आप अपने आप में क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते रहते हैं। जैसे कि आप लोग हैं, आप भी अपने आप में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कर रहे हैं ना। आप 7th क्लास में जितना बेटर पढ़ते थे आप शायद उससे बेटर अब पढ़ने लगे होंगे, जितना नॉलेज आपके पास पहले था उससे कई ज्यादा नॉलेज अब होने वाला है। सो यही होता है एक्चुअल में काइजन। आगे देखें, दिस फिलॉसफी हेल्प जापान अचीव द हाई लिविंग स्टैंडर्ड। और इसी कारण, क्योंकि जापान के जो लोग हैं वो कंटिन्यूस कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और अपने आप को कंटिन्यूसली इंप्रूव करते रहते हैं, इसी कारण से जापान जो है वो हाई लिविंग स्टैंडर्ड को यहां पर फॉलो कर पाता है। नाउ इट्स टाइम फॉर जर्मनी। जर्मनी के वर्क एथिक्स की हम यहां पर बात करेंगे। सो ध्यान रखिएगा, इट्स डीपली रूटेड इन द हिस्ट्री। एक्चुअल में जो जर्मनी है उसकी हिस्ट्री में ही आपको दिखाई देगा ये वर्क एथिक्स। सो वैल्यू punctuality, attention to detail and quality, making them global leader in manufacturing. So actual में जो जर्मनी के सभी मैन्युफैक्चरर हैं उनके अंदर एक एथिकल वैल्यू ऑलरेडी इनकलकेटेड है जो उनके हिस्टोरिकल रूटेड दिखाई देती है। मतलब वो क्या चीजें हैं, जैसे कि पंक्चुअलिटी, बिल्कुल टाइम पर सारे काम करना, डिटेलिंग पर ध्यान देना। वो जब भी किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो उसकी डिटेलिंग पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं और साथ ही साथ में वहां पर हाई क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इसी कारण से जो जर्मनी है वो ग्लोबल लीडर दिखाई देता है इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से काइजन और किस तरीके से जर्मनी का वर्क एथिक्स जो है वो यहां पर इन्फ्लुएंस करता है प्रोडक्शन को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। ये जो हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं यहां पर बहुत सारे चैलेंजेस भी दिखाई देने वाले हैं, इसके लिए हम कुछ स्टैटिक्स भी यहां पर देखने वाले हैं। तो हम चैलेंजेस देखने वाले हैं एक्चुअल में, जो चैलेंजेस हमारे इंडिया के सामने हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं अडल्ट लिटरेसी रेट 2023 के अकॉर्डिंग। सो अडल्ट लिटरेसी रेट एक्चुअल में होता क्या है कि कितने लोग यहां पर एक लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं और उस लैंग्वेज में लिख भी सकते हैं, वही होता है क्या, अडल्ट लिटरेसी रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि मेल्स का जो अडल्ट लिटरेसी रेट है वो कितना है इंडिया में, एज पर 2023 डेटा वो है 85%। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर पूरे इंडिया में 100 मेल हैं तो उसमें से 85 मेल जो है वो लिटरेट होने वाले हैं। पर वहीं जब हम देखते हैं कि जो फीमेल्स हैं उनका सिर्फ 70% होता है। मतलब इनके बीच में ही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, अप्रॉक्स 15% का डिफरेंस यहां पर दिखाई दे रहा है। सो परसेंटेज ऑफ द पीपल एज्ड 15+ हु कैन रीड एंड राइट एंड अंडरस्टैंड अ शॉर्ट एवरीडे स्टेटमेंट, वो क्या होते हैं,
वो होते हैं एक्चुअल में लिटरेट। बट ये जो गैप है ये आज भी दिखाई दे रहा है और इस गैप को ओवरकम करना पड़ेगा। सो ये एक बड़ा चैलेंज है प्रोडक्शन में। अगर आप देखें कि फीमेल्स जो है वो कहीं ना कहीं कम पार्टिसिपेट कर रही होंगी, बट कंटिन्यूसली जब इस एफर्ट यहाँ पर एफर्ट लगाए जा रहे हैं तो नो डाउट फीमेल्स भी आगे जाकर मेल्स जितना ही ज़्यादा लिटरेट यहाँ पर होने वाली है। चलिए अब आगे समझते हैं स्कूल ड्रॉप आउट के बारे में। स्कूल ड्रॉप आउट भी एक बड़ा चैलेंज है हमारे इंडिया में। जैसे कि देखें, शिवाय ड्रॉप्ड आउट इन ग्रेड 8 ड्यू टू फैमिली जॉब लॉस। अब देखिए कई बार क्या होता है, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी फैमिली की इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के कारण जिन्हें स्कूल जो है वो ड्रॉप आउट करना पड़ता है, मतलब स्कूल छोड़ देना पड़ता है, पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है। पर इससे बहुत ज़्यादा लॉस यहाँ पर होने वाला है इन फ्यूचर, उसे खुद भी इंडिविजुअली और साथ ही साथ में हमारी पूरी कंट्री को भी। कैसे होने वाला है? सो इम्पैक्ट ये होने वाला है, इट एक्चुअली हिंडर्स द फ्यूचर अर्निंग एंड इनोवेशन। क्योंकि मे बी हो सकता है कि अगर शिवाय स्कूल ड्रॉप आउट नहीं होता तो वो आगे जाकर बहुत ज़्यादा इनोवेटिव कुछ वर्क कर सकता था और साथ ही साथ में बहुत अच्छा अर्न भी करता। ये हमारी कंट्री के लिए भी बेनिफिशियल होता और साथ ही साथ में शिवाय के लिए इंडिविजुअली भी बेनिफिशियल होता। बट स्टिल ये एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन वैसी नहीं होगी, वहां पर फैमिली के पास में जॉब नहीं है, इसलिए उन्हें क्या करना पड़ा, स्कूल ड्रॉप आउट करना पड़ा। चलिए आगे समझते हैं। अब बात करते हैं एक और चैलेंज की जो होने वाला है स्किल मिसमैच। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज दिखाई देता है हमारे पूरे इंडिया में। इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल में? बिजनेस स्ट्रगल व्हेन वर्कर्स लैक द स्पेसिफिक स्किल्स नीडेड लीडिंग टू द इनएफिशिएंसी। तो देखिए एक्चुअल में क्या होता है, हमारे इंडिया में वर्कर्स बहुत सारे हैं बट स्टिल उनके पास में कुछ स्पेसिफिक स्किल्स अगर नहीं होती है तो यहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। क्योंकि एक बिजनेस को रन करने के लिए कुछ स्पेसिफिक स्किल्स की नीड होती है, पर जब कम स्किल्स वाले लोग वो काम करते हैं तो वो सही क्वालिटी से नहीं कर पाते और ये एक बड़ा चैलेंज यहां पर बन जाता है। सो इसलिए जरूरी है कि स्किल्स को मैच किया जाए और वो सारी स्किल्स सभी लोगों को सिखाई जाए जिससे वो क्या कर सकें, बेटर परफॉर्म यहां पर कर सकें, बेटर क्वालिटी का यहां पर प्रोडक्शन हो सके। सो आई होप आप ये भी समझ गए होंगे कि ये सारे चैलेंजेस कैसे कैसे होने वाले हैं और इनके लिए क्या किया जा सकता है। अब हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म की बात करने वाले हैं, दैट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो चलिए इस टर्म को समझते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, द इकोनॉमिक बेनिफिट अ कंट्री गेट्स व्हेन इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ यंग एंड वर्किंग पॉपुलेशन। ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसका एक्चुअल में जब हम इकोनॉमिक टर्म्स में मतलब देखते हैं तो ये होता है कि जो एक कंट्री है जब उसके पास में बहुत सारे यूथ होते हैं या फिर हम कहें कि यंग पीपल होते हैं जिनका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होता है इन प्रोडक्शन प्रोसेस, सो वो एक यहाँ पर एडवांटेज बन जाते हैं किसके लिए, कंट्री के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं और इससे कंट्री जो है वो कंटिन्यूसली प्रोग्रेस कर पाएगी। सो यही होता है एक्चुअल में डेमोग्राफिक डिविडेंड। समझिए इंडिया का स्टेटस अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2024, 65% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज अंडर 35। मतलब हमारी जो कंट्री है उसकी 65% पॉपुलेशन जो है वो अंडर 35 है, और अंडर 35 अगर कोई है सो ऑब्वियसली उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा होने वाला है, और ज्यादा होने वाला है तो हमारी कंट्री जो है वो कंटिन्यूस यहां पर बहुत रैपिड क्या करने वाली है, प्रोग्रेस भी करने वाली है, क्योंकि उसके पास में डेमोग्राफिक डिविडेंड है। आगे देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या होती है इसकी। तो टू यूज दिस बेनिफिट यूथ मस्ट हैव एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल्स। मतलब वही सारी चीजें जो एक्चुअल में एक कॉमन ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर देगी, मतलब वही सारे फैसिलिटेटर्स जो ह्यूमन कैपिटल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब भी हम यहां पर बात करते हैं कि अगर इस बेनिफिट को यूज करना है, इस यूथ पॉपुलेशन के बेनिफिट को यूज करना है, तो जरूरी है उन्हें स्किल्स दी जाए, जरूरी है उन्हें एजुकेशन मिले, और साथ ही साथ में उनकी हेल्थ बेटर रहे। जब ये सारी चीजें होगी तो वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होने वाले हैं और हमारी कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड एक्चुअल में होता क्या है। चलिए नाउ इट्स टाइम फॉर इंडियाज एंशिएंट स्किल हेरिटेज। अब हम यहां बात करने वाले हैं कि इंडिया का जो एंशिएंट स्किल्स थी वो यहां पर क्या रोल प्ले करती है, या फिर क्या क्या स्किल्स इंडिया में एक्चुअल में दिखाई देती थी जो अब कहीं ना कहीं फेड हो चुकी है। तो चलिए इसकी बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर समझते हैं वर्क वॉज व्यूड एज डिवोशन, ब्लेंडिंग कला दैट इज आर्ट एंड विद्या दैट इज नॉलेज। सो एक्चुअल में हमारी इंडियन फिलोसफी को जब आप देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में यहां पर आने वाली है कि हमारे इंडिया में वर्क को हमेशा डिवोशन की तरह देखा जाता है। मतलब वो सिर्फ काम नहीं है, वो एक्चुअल में डिवोशन की तरह होता है। और हमारे इंडिया में कला और साथ ही साथ में विद्या मतलब आर्ट और नॉलेज को साथ में कंबाइन किया जाता है,
देन चीज़ें जो है वो परफॉर्म की जाती है। अब आगे समझते हैं शिल्प शास्त्र के बारे में। क्या है शिल्प शास्त्र? सो एक्चुअली इट इज़ अ एंशिएंट टेक्स्ट विथ प्रिसाइज गाइडलाइंस फॉर स्कल्पचर, पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर, जिसमें सारे मेजरमेंट और प्रोपोर्शंस भी बताए गए हैं। सो एक्चुअल में एक एंशिएंट टेक्स्ट है, ये एक एंशिएंट बुक है जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से कोई स्कल्पचर बनाया जाता है, उसमें कितनी क्वांटिटी में कौन सी चीज़ें किस प्रोपोर्शन में यूज़ करनी है, क्या मेजरमेंट उन चीज़ों के होने चाहिए, और साथ ही साथ में पेंटिंग्स या फिर बात करें आर्किटेक्चर की। तो इन सभी के लिए एक्चुअल में हमारे पास में एंशिएंट कुछ टेक्स्ट जो हैं वो आज भी है। मतलब हमारा इंडिया पहले ही बहुत ज़्यादा क्या था, स्किल्ड था। सो यहाँ पर इस चीज़ से ये चीज़ समझ में आती भी है। अब हम एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल की बात करने वाले हैं स्टिच्ड शिप बिल्डिंग की। ये जो टेक्निक है एक्चुअल में ये बहुत ही ज़्यादा रेयर टेक्निक है और ये हर जगह यूज़ नहीं की जाती होगी, बट हमारे इंडिया में ये फॉलो की जाती थी। सो यहां पर आप देखें, स्टिचिंग वुडन प्लंक्स विथ कॉर्ड्स, नो नेल्स टू क्रिएट फ्लेक्सिबल शिप्स। मतलब जब हमारे यहां पर शिप्स मैन्युफैक्चर की जाती थी तो उसमें कॉर्ड्स का यूज किया जाता था रेदर देन नेल्स, जिससे वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती थी। इट यूज्ड फॉर 2000 प्लस ईयर फॉर द ट्रेड इन द इंडियन ओशन, और ये ट्रेड करने के लिए 2000 साल से ज़्यादा तक यूज़ की गई हैं। बट स्टिल इनका डिक्लाइन हुआ क्योंकि हमारे यहाँ पर यूरोपियंस आ गए थे और 16th सेंचुरी में धीरे धीरे करके ये जो स्किल है ये यहाँ पर डिक्लाइन होने लगी। सो अब बढ़ेंगे हम आगे। तो देखिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो होने वाला है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में नंबर थर्ड। सो नंबर थर्ड पर क्या आता है, वो आने वाला है कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या, एसेट। अब यहां पर हमें टू टाइप्स ऑफ कैपिटल दिखाई देने वाले हैं। पहली चीज यहां पर कैपिटल को समझ लेते हैं कि वो होता क्या है। कैपिटल रिफर्स टू एनी एसेट, मतलब कैपिटल कोई भी एसेट हो सकता है, वो फिजिकल भी हो सकता है, वो फाइनेंशियल भी हो सकता है, यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, जो यूज किया जाता है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे कि अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैपिटल की, कि एक्चुअल में टाइप्स ऑफ कैपिटल होते क्या हैं, क्योंकि यहां पर हमने दो टाइप देखे, एक था फिजिकल और दूसरा था फाइनेंशियल। सबसे पहले समझते हैं कि फिजिकल कैपिटल क्या होता है। फिजिकल कैपिटल वो होते हैं जो एक्चुअल में ड्यूरेबल होते हैं, जो ह्यूमन मेड एसेट हो सकते हैं, जैसे कि क्या, जैसे कि हो सकता है कोई मशीनरी, कोई टूल, कोई कंप्यूटर, व्हीकल, फैक्ट्रीज या फिर कोई बिल्डिंग। तो जितनी भी ऐसी चीजें होने वाली है जो एक्चुअल में क्या है, बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, और मे भी हो सकता है कि वो ह्यूमन मेड होने वाली है, मतलब मैन मेड होने वाली है। अब उसमें कुछ मशीन्स भी आ सकती हैं, उसमें कंप्यूटर, टूल्स, ये सारी चीजें इंक्लूड की जा सकती हैं, जो एक्चुअल में प्रोडक्शन करने में क्या करने वाली है, हेल्प करने वाली है। उसे ही क्या कहते हैं, फिजिकल कैपिटल कहते हैं। देन हम बात करते हैं फाइनेंशियल कैपिटल की। सो फाइनेंशियल कैपिटल क्या होता है, द मनी रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन, मतलब वो सारा मनी जो ऑपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। जब भी हम कुछ भी प्रोडक्शन करते हैं तो आपको ये तो बिल्कुल मालूम ही होगा कि विदाउट मनी वो चीज़ें नहीं हो सकती। तो जब भी आप इन्हें ऑपरेट करना चाहते हैं, जैसे कि आपको रॉ मटेरियल परचेस करना है, आपको कुछ मशीन्स परचेस करनी है, किसी को हायर करना है, उसे सैलरी पे करनी है, तो उन सभी के लिए आपको फाइनेंशियल कैपिटल की नीड होती है। मतलब ये दोनों जो हैं ये एक्चुअल में थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कैटेगरी में आ जाने वाले हैं, जो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो प्रोडक्शन प्रोसेस को फैसिलिटेट करने वाले हैं और उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। सो यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, बाइंग रॉ मटेरियल या फिर पेइंग रेंट, इन सभी के लिए फाइनेंशियल कैपिटल की नीड होने वाली है। सो आई होप ये कैपिटल भी आपको समझ में आ गया होगा। कैपिटल का बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर मतलब है कि ये किसी भी प्रकार का एसेट हो सकता है जो प्रोड्यूस करने के लिए क्या करने वाला है, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करने वाला है। ये फिजिकल भी हो सकता है और ये फाइनेंशियल भी हो सकता है। फिजिकल वो सारी ड्यूरेबल चीजें या फिर मैनमेड चीजें हो जाएगी, और फाइनेंशियल जिसमें मनी आ जाने वाला है। सो ये भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब हम यहां पर बात करने वाले हैं ये जो कैपिटल है इसके एक्चुअल में सोर्सेस क्या क्या होते हैं। मतलब ये जो मनी है ये आप कहां कहां से ला सकते हैं। जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको इसकी बहुत ज्यादा नीड होती है, फाइनेंशियल कैपिटल की। कैसे आने वाला है, क्या क्या सोर्सेस होने वाले हैं, उन्हें समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज होती है पर्सनल सेविंग। सो मनी फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर और फैमिली और फ्रेंड्स। मतलब अब जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो मे भी हो सकता है कि आपके पास में खुद की कोई सेविंग होगी, मे भी हो सकता है आप फैमिली से हेल्प ले रहे हो या फिर आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प कर रहे हो, और आप उस कैपिटल को वहां पर इन्वेस्ट करके क्या करने वाले हैं, एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं।
एक चीज तो ये हो सकती है, ये हो जाएगा फर्स्ट सोर्स ऑफ कैपिटल। देन हम बात करेंगे सेकंड सोर्स ऑफ कैपिटल की, जो हो सकता है बैंक लोन। बैंक लोन क्या होता है? मनी बोरोड फ्रॉम बैंक। अब जब हम बैंक से मनी एक्चुअल में बोरो करते हैं, मतलब एज अ लोन यहां पर लेते हैं, तो हमें उस पर कुछ इंटरेस्ट भी पे करना होता है। अब ये इंटरेस्ट क्या होता है? तो द फी पेड टू द लेंडर फॉर यूजिंग देयर मनी, मतलब जो हम मनी यूज करने वाले हैं उस बैंक का, उसके लिए हमें कुछ इंटरेस्ट, कुछ फी उन्हें पे करनी पड़ेगी, क्योंकि हम उनका मनी यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन के लिए। सो ऑब्वियसली यहां पर बैंक लोन जो है वो इंटरेस्ट के साथ में होता है। मे बी हो सकता है ये पर्सनल सेविंग, और जब हम फैमिली और फ्रेंड से मनी बोरो करते हैं उसमें हमें किसी प्रकार का इंटरेस्ट ना देना पड़े, बट यहां पर इंटरेस्ट देना जरूरी हो जाता है। एक और चीज होती है जो होता है स्टॉक मार्केट। यूजुअली लार्ज फर्म टू रेज द ह्यूज कैपिटल। एक्चुअल में जो स्टॉक मार्केट है वो बड़ी जो फर्म्स होती हैं वो यूज करती हैं इस सोर्स को, जिससे क्या करते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो है वो यहां पर रेज कर पाते हैं। कैसे? सो शेयर्स, शेयर्स का मतलब क्या होता है? ओनरशिप यूनिट सोल्ड टू द पब्लिक। एक्चुअल में जब एक कंपनी बहुत ज्यादा फंड रेज करना चाहती है और वो एक बड़ी कंपनी होती है, तो अपने शेयर्स को मार्केट में लॉन्च कर देती है। बहुत सारे जो लोग होते हैं मार्केट में लॉन्च कर देती है, मतलब जो जनरल पब्लिक होती है उनके बीच में जनरल पब्लिक उन शेयर्स को परचेस करती है, जिससे उस कंपनी के पास में वो पूरा का पूरा फंड चला जाता है। देन फिर वहां पर आता है डिविडेंड। सो अ पोर्शन ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट पेड रेगुलरली टू द शेयर होल्डर। अब जिस जिस पर्सन ने वहां पर शेयर होल्डिंग ले रखी है, मतलब शेयर्स परचेस करके रखे हैं उस कंपनी के, तो कंपनी को जितना भी बेनिफिट होने वाला है उसका कुछ परसेंट ऑफ बेनिफिट इन्हें भी वो कंपनी क्या करेगी, एज अ डिविडेंड प्रोवाइड करने वाली है। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि सोर्स ऑफ कैपिटल यहां पर क्या क्या हो सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। ये क्या होने वाला है? ये होने वाला है एंटरप्रेन्योरशिप। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअल में होता क्या है? सो अ पर्सन हु आइडेंटिफाइज अ प्रॉब्लम, साथ ही हु टेक रिस्क एंड गैदर लैंड लेबर कैपिटल टू स्टार्ट अ बिजनेस। सो एक ऐसा पर्सन एक्चुअल में जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, पर बिजनेस कैसे स्टार्ट होते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना होता है कि हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या है। जब हम एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसे सॉल्व करने के लिए हम कुछ इनोवेटिव प्लान लेकर आते हैं, कुछ आइडिया लेकर आते हैं, और उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करते हैं, मतलब लैंड, लेबर और कैपिटल को। वो जब हम रन करते हैं और उससे जब प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो एक्चुअल में यहां पर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर यहां पर दिखाई देने वाला है। क्लियर हो गया? आगे देखिए इसमें की टास्क क्या होने वाले हैं। सो मेकिंग ऑपरेशनल डिसीजंस, मतलब डिसीजन लेना उस ऑपरेशन को रेगुलेट करने के लिए, साथ ही साथ में इनोवेटिंग होना और जॉब्स को क्रिएट करना। क्योंकि जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करा था रत्ना ने, तो वहां पर उनके पास में एक 7 मेंबर स्टाफ था। वो क्यों था? क्योंकि वहां पर उन्होंने एक नया बिजनेस स्टार्ट करा और उससे उन्होंने जॉब भी जनरेट करी, क्रिएट करी, दूसरे लोगों को भी जॉब प्रोवाइड करी। साथ ही साथ में एक इनोवेटिव यहां पर जो आइडिया था उनका, वो भी रेस्टोरेंट भी एक इनोवेटिव आइडिया हो सकता है। और साथ ही जितने भी डिसीजन वहां पर लिए जाते होंगे, जो भी डे टू डे ऑपरेशंस के लिए होंगे, वो सारे डिसीजंस भी रत्ना ही लेती होंगी। तो इस तरीके से एक एंटरप्रेन्योर ये सारे की टास्क यहां पर परफॉर्म करता है। आगे देखते हैं स्टार्टअप क्या होता है। सो स्टार्टअप की डेफिनेशन हम यहां पर देखेंगे, एंटरप्रेन्योरियल वेंचर दैट टिपिकली स्टार्ट विद लिमिटेड रिसोर्सेज। सो जब लिमिटेड रिसोर्सेज से कोई नया वेंचर स्टार्ट किया जाता है, उसे कहा जाता है एक्चुअल में स्टार्टअप। यहां पर समझिए इसका एम क्या होता है। सो एम होता है रैपिड ग्रोथ एंड एक्सपांशन। मतलब एक ट्रेडिशनल बिजनेस से ये ऐसे ही डिफरेंट होता है, क्योंकि जो एक स्टार्टअप होता है उसमें बहुत रैपिड ग्रोथ के चांसेस होते हैं और साथ ही साथ में ज्यादा से ज्यादा एक्सपांशन के भी। आगे देखते हैं अनेबलर क्या होता है। सो ऑफन लेवरेजेस टेक्नोलॉजी टू स्केल अप, मतलब अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए स्टार्टअप्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। मे भी हो सकता है ट्रेडिशनल बिजनेसेस उसे यूज ना कर पा रहे हो, पर जो नए स्टार्टअप होते हैं वो क्या करते हैं, वो टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं अपने आप को स्केल अप करने के लिए। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। नाउ इट्स टाइम फॉर अ केस स्टडी। केस स्टडी एक्चुअल में JRD टाटा जी के बारे में। सो यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे JRD टाटा कौन थे ये। सो हेड ऑफ टाटा ग्रुप, आपने टाटा ग्रुप का नाम सुना ही होगा, उसके ही हेड रहे हैं एक्चुअल में JRD टाटा। JRD टाटा एक्चुअल में बॉर्न होते हैं 1904 में। इन्होंने क्या इनोवेशन करा? सो ही एक्चुअली फाउंडेड टाटा एयरलाइंस इन 1932। मतलब वो फर्स्ट पर्सन है जो इंडिया में पहली बार एयरलाइंस को स्टार्ट करते हैं। जैसे बाद में एयर इंडिया
बना दिया गया। देन हम बात करें एक्सपांशन की, सो बिल्ड इंडस्ट्रीज इन स्टील, कार, पावर एंड केमिकल्स, मतलब इन्होंने अपने टाटा ग्रुप को डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में डेवलप करा, जैसे कि आप देख पाएंगे स्टील सेक्टर, कार, पावर या फिर केमिकल। अब यहां पर हम बात करते हैं कि इनके अंदर क्या वैल्यूज थी। एक एंटरप्रेन्योर तो थे, पर वैल्यूज क्या ये फॉलो करते थे। सो प्रायोरिटाइज द सोसाइटल गुड एंड वर्कर्स वेलफेयर ओवर जस्ट प्रॉफिट, मतलब ये एक ऐसे पर्सन थे जिनके अंदर हाई एथिकल वैल्यू थी। ये एक बिजनेसमैन तो थे, बट इनका मेन मोटिव सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं था। ये चाहते थे कि सोसाइटी का गुड किया जा सके, मतलब यहां पर सोसाइटी के लिए कुछ बेनिफिशियल किया जा सके, और साथ ही साथ में वर्कर्स का भी वेलफेयर किया जा सके। और इसी कारण ये इतने अच्छे और इतने बड़े एंटरप्रेन्योर बन पाए, और इसी चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए इन्हें यहां पर एक प्रेस्टिजियस अवार्ड भी दिया गया, मतलब भारत रत्न। और भारत रत्न कब दिया गया? 1992 में। क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने नेशन बिल्डिंग में बहुत मेजर रोल प्ले करा है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि JRD टाटा कितने बड़े एंटरप्रेन्योर थे, और साथ ही साथ में कितने ज्यादा एथिकल पर्सन भी यहां पर रहे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं टेक्नोलॉजी एंड अनेबलर। कैसे हो सकती है टेक्नोलॉजी एक अनेबलर? जैसा कि हमने देखा था कि जो स्टार्टअप होते हैं वो टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं अपने आप को स्केल अप करने के लिए। तो चलिए समझते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या होता है। सो द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू प्रैक्टिकल टास्क, मतलब जब आप किसी प्रैक्टिकल टास्क में कुछ साइंटिफिक नॉलेज को यूज करते हैं, वही एक्चुअल में टेक्नोलॉजी होता है। सो इसका रोल क्या होता है? अलो प्रोड्यूसर टू क्रिएट मोर आउटपुट विथ फ्यूअर इनपुट, मतलब कम से कम इनपुट में जब ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाला जाता है, तो इसी चीज को यहां पर क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है टेक्नोलॉजी का यूज करना। अब हम समझते हैं मॉडर्न एप्लीकेशन जो अभी आप लोग भी यूज कर रहे हैं, और बहुत सारे बिजनेसेस को भी ये फैसिलिटेट और स्केल अप करने में हेल्प कर रहा है, जैसे कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, मतलब UPI फॉर इंस्टेंट डिजिटल पेमेंट। आपने देखा होगा पहले लोग कैश में पे किया करते थे, अब आप देखते हैं कि लोग अपने मोबाइल फोन में डायरेक्टली पे कर देते हैं। इससे बहुत ज़्यादा टाइम भी बचता है, और साथ ही साथ में ट्रांसपेरेंसी भी आ जाती है, जो एक बिजनेस को स्केल अप करने में हेल्प कर रहा है। आगे देखते हैं एग्रीकल्चर का एग्जांपल। सो ड्रोन फॉर स्प्रेइंग फर्टिलाइजर, वेदर अपडेट्स फॉर प्लांटिंग। आप जैसे कि देख रहे होंगे जो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे करके ग्रो कर रही है, तो फर्टिलाइजर पहले एक पर्सन जाकर फर्टिलाइजर वहां पर क्या करता था? स्प्रे करता था, बट अब डायरेक्टली ड्रोन से प्रिसाइजली क्या किया जा सकता है? वो स्प्रे किया जा सकता है। साथ ही साथ में आप ये भी देखेंगे कि जो वेदर अपडेट्स मिल जाते हैं, उसके कारण सही टाइम पर सही प्लांटेशन किया जा सकता है, जिससे बहुत अच्छी क्रॉप्स भी ग्रो हो सकती हैं। आगे समझते हैं लॉजिस्टिक्स क्या होता है। सो GPS फॉर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट ट्रांसपोर्ट रूट, जैसे कि आपने देखा होगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का यूज किया जाता है एक छोटे से छोटे रूट को ढूंढने के लिए, जिससे आप अपनी डेस्टिनेशन पर आसानी से पहुंच जाएं। तो जब भी गुड्स को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिट करना होता है, तो ये यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसी तरीके से टेक्नोलॉजी जो है एक अनेबलर का काम करती है, और बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प भी करती है। चलिए अब आगे समझते हैं को एग्जिस्टेंस के बारे में। को एग्जिस्टेंस का मतलब ये, क्या आपसे जब ये क्वेश्चन पूछा जाए क्या जो नई टेक्नोलॉजी आती है वो सारी पुरानी टेक्नोलॉजी को कहीं गायब कर देती है, मतलब कहीं वो फेड हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा हमेशा ही हो। जैसे कि आप देखेंगे न्यू टेक्नोलॉजी ईमेल आई, जिसने रिप्लेस कर दिया ओल्ड टेक्नोलॉजी, मतलब पोस्ट कार्ड सिस्टम को। ये तो हमें पता है कि हाँ इसे रिप्लेस किया गया, बट स्टिल आज भी कुछ ऐसी एंशियंट टेक्नोलॉजी है, जैसे कि कुछ इफेक्टिव एंशियंट टेक जिनका आज भी यूज किया जा रहा है, जैसे कि पुली, या फिर हम बात करें व्हील बैरोस की, इज स्टिल यूज्ड। ये आज भी एक्चुअल में यूज किए जा रहे हैं। पुली का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? आपने देखा होगा एक व्हील होता है, जिससे जब भी वेल से पानी निकाला जाता है तो वो आसानी से आ जाता है। वैसे ही व्हील बैरो एक ट्राइसिकल टाइप की होती है, जिसमें मटेरियल रखकर कंस्ट्रक्शन साइट पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो आज भी ये चीजें तो यूज हो रही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इफेक्टिव है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये रिप्लेस ही करने वाली है, ये को एग्जिस्ट भी कर सकती हैं, साथ में भी एंशिएंट टेक्नोलॉजी और न्यू टेक्नोलॉजी मिलकर काम कर सकती है। सो ये टेक्नोलॉजी एज अ अनेबलर वाला पॉइंट अब पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, यहां पर कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड जॉब्स। किस तरीके से एजुकेशन और जॉब्स में भी, मतलब जो फैसिलिटेटर होता है एक्चुअल में ह्यूमन कैपिटल का, उसमें हेल्प कर रही है टेक्नोलॉजी। तो समझिए, जैसे कि हम बात करते हैं स्वयं पोर्टल की।
गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म ऑफरिंग फ्री ऑनलाइन कोर्सेज ग्रेड 9 प्लस। तो जब भी आप ग्रेड 9 या उससे आगे की क्लास में चले जाएंगे, मतलब 10th 11th 12th, तो वहां पर आपको फ्री में कोर्सेज मिल जाने वाले हैं स्वयं पोर्टल पर, जो गवर्नमेंट का ही एक पोर्टल है। मतलब इससे आप आसानी से एजुकेशन ले सकते हैं। वैसे ही आप देखेंगे MOOCS, ये क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स फॉर स्पेशलाइज्ड लर्निंग। जैसे कि क्या? जैसे कि रोबोटिक्स या फिर एक्वाकल्चर एट वंस ओन पेस। मतलब ये MOOCS जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्पेशलाइज्ड स्किल्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रोबोटिक्स की, जैसे कि बात कर रहे हैं एक्वाकल्चर की, और आप अपने पेस के अकॉर्डिंग इन वीडियोस को देख सकते हैं, वहां से चीज़ों को सीख सकते हैं। सो एक्चुअल में ये टेक्नोलॉजी जो है एजुकेशन में इसी तरीके से हेल्प कर रही है। अब आगे समझते हैं ये जॉब्स में कैसे हेल्प करती है। सो नेशनल करियर सर्विस एक ऐसा प्लेटफॉर्म एक्चुअल में जो ऑनलाइन पोर्टल है कनेक्टिंग स्किल्ड जॉब सीकर, मतलब जिन लोगों के पास जॉब जो स्किल्ड है बट जॉब नहीं है, उन्हें जॉब चाहिए है, तो वो इजीली कनेक्ट कर सकते हैं एम्प्लॉयर्स के साथ में। मतलब जो जॉब प्रोवाइड करने वाले हैं जिन्हें नीड है कुछ स्किल्ड लेबर्स की। सो इस तरीके से यहां पर हेल्प करता है। बेनिफिट क्या होने वाला है? रिमूव द जियोग्राफिकल बैरियर टू एम्प्लॉयमेंट। और इस कारण से एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी जियोग्राफिकल बैरियर होते थे ये उसे पूरी तरीके से रिमूव कर देने वाला है। सो ये समझ में आ गया होगा कि टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले कर रही है एजुकेशन में और साथ ही साथ में जॉब्स के सेक्टर में। अब हम यहां पर बात करने वाले हैं हाउ द फैक्टर कनेक्ट्स, कैसे ये फैक्टर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा सारे के सारे फैक्टर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर एक भी अपसेंट होता है तो बिल्कुल प्रोडक्शन हो सकता है रुक जाए या फिर उसकी क्वालिटी पर एक मेजर इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो चलिए समझते हैं। प्रोडक्शन रिक्वायर अ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड, labor, capital, and entrepreneurship and technology. So if one factor is missing, प्रोडक्शन बिकम इनएफिशिएंट और स्टॉप। जैसा कि मैंने आपको बताया, या तो प्रोडक्शन रुक जाएगा या फिर वो इनएफिशिएंट हो जाएगा। इसलिए ही सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्हें कंबाइन करना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं प्रोपोर्शन बाय इंडस्ट्री। जैसे कि कुछ इंडस्ट्री होती है जो लेबर इंटेंसिव होती है, कुछ होती है जो कैपिटल इंटेंसिव होती है। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री क्या होती है? सेक्टर्स रिलाइंग ऑन द ह्यूमन एफर्ट। जैसे कि वो सारी इंडस्ट्रीज जहां पर सबसे ज़्यादा लेबर्स की नीड होती है, जैसे एग्रीकल्चर, जैसे हैंडीक्राफ्ट और वैसे ही कंस्ट्रक्शन। पर कुछ ऐसी भी सेक्टर्स आपको दिखाई देंगे जो एक्चुअल में क्या होने वाले हैं, जो कैपिटल इंटेंसिव होने वाले हैं, मतलब यहां पर मनी ज्यादा यूज होने वाला है। सो सेक्टर्स रिलाइंग ऑन मशीन्स एंड इन्वेस्टमेंट लाइक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, लाइक सैटेलाइट इंडस्ट्री। तो इनमें ज्यादा से ज्यादा कैपिटल यहां पर यूज होने वाला है, इसलिए कैपिटल इंटेंसिव है। पर कुछ जगहों पर फिजिकल लेबर की बहुत ज्यादा नीड होती है, इसलिए वो हो जाती है लेबर इंटेंसिव। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं दो कैटेगरी में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे कहा जाएगा सप्लाई चेन। क्या होता है सप्लाई चेन? तो हम एक्चुअल में एक ऐसे नेटवर्क की यहां पर बात करने वाले हैं। चलिए समझते हैं। द नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसोर्सेज इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, आपने किसी गुड को मैन्युफैक्चर तो कर दिया, बट अब उसके बाद में वो रिटेल शॉप्स तक और कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा? तो इसके लिए पूरी एक सप्लाई चेन होती है। आप जब प्रोड्यूस करते हैं तो आप किसी एक पर्सन को देते हैं जो उसे स्टॉक करता है। वो स्टॉक करने के बाद में फिर धीरे धीरे करके सब में डिस्ट्रीब्यूट करेगा जो रिटेलर्स होने वाले हैं, और फिर ये रिटेल शॉप से कस्टमर जो होंगे वो परचेस कर लेंगे। सो इस तरीके से पूरी की पूरी सप्लाई चेन जो है वो काम करती है और वो साथ में इंटरकनेक्टेड होती है। रिस्क की बात करें, सो रिलाइंग ऑन द डिस्टेंट सोर्सेस कैन कॉज डिसरप्शन। कई बार यहां पर डिसरप्शन भी हो जाता है, जैसे कि आपने एक मेजर डिसरप्शन देखा होगा कोविड-19 के टाइम पर। सो कोविड-19 पैंडेमिक ब्रोक ग्लोबल सप्लाई चेन, हाल्टिंग प्रोडक्शन। जैसा कि आपने देखा कोविड-19 के टाइम पर लॉकडाउन था और लॉकडाउन में सप्लाई चेन पूरी तरीके से डिसरप्ट हो चुकी थी, और इसके डिसरप्ट होने के कारण आपने ये भी देखा होगा बहुत सारी कंपनीज एक्चुअल में प्रोडक्शन करना बंद कर देती हैं, क्योंकि जब इनके प्रोडक्ट्स कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे तो फिर ये प्रोडक्शन करके करेंगे क्या। इसलिए ही ये सप्लाई चेन जो है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हो जाता है जो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और केस स्टडी की जो होने वाली है मोबाइल फोन असेंबली। इससे आपको सप्लाई चेन पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर जो पहली चीज होने वाली है जब एक मोबाइल फोन को बनाया जा रहा है वो होगा R&D, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो टीम कंसेप्चुअलाइज न्यू फीचर, मतलब एक टीम जो है कुछ नए फीचर सोचती है कि कैमरा इतना मेगापिक्सल होगा, ऐसा स्पीकर होगा, ऐसा डिस्प्ले होगा। इसके लिए रिसर्च की जाती है, डेवलपमेंट किया जाता है। फिर बात करते हैं सोर्सिंग की। रॉ मटेरियल आर एक्वायर्ड। अब जो भी नए
फीचर्स इंक्लूड करने हैं उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होंगे, उन रॉ मटेरियल्स को एक्वायर किया जाता है। देन असेंबली प्रोसीजर पर आते हैं। सो कंपोनेंट पुट टुगेदर, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड, सारे के सारे कंपोनेंट को साथ में पुट किया जाता है, जोड़ा जाता है और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है। देन की जाती है टेस्टिंग। सो क्वालिटी चेकअप परफॉर्म किए जाते हैं जिससे ये देख लिया जाए कि ये जो नए फीचर्स हैं वो सही तरीके से काम तो कर रहे हैं, यहाँ पर कोई बग्स तो नहीं होने वाले हैं। देन किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रोडक्शन जो है यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, अब क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सो फोन सेंड टू रिटेल शॉप्स, अब रिटेल स्टोर्स तक क्या कर दिया जाता है, इन फोन्स को भेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद में दिस प्रोसेस डेमोस्ट्रेट द नीड फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल फैक्टर। यहां पर आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि यहां पर ये जो पूरा है ये एक चेन की तरह दिखाई दे रहा है और सारे के सारे फैक्टर साथ में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तभी ये कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंच पा रहा है। सो आई होप ये भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में ये कैसे साथ में इंटरकनेक्टेड होते हैं और कैसे एक साथ मिलकर काम करते हैं, तभी यहां पर सक्सेस हो पाता है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर और यहां पर बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहां पर हम दो चीज देखने वाले हैं, एक होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरा होने वाला है CSR, दैट इज कॉर्पोरेट सोर्स फंडिंग। यहां पर चलिए इन चीजों को भी हम समझेंगे एक्चुअल में क्या क्या होने वाले, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉल्यूशन की। सो यहां पॉल्यूशन क्या होने वाला है, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये कि जब आपने देखा होगा कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं वो एक्चुअल में क्या करती हैं, पॉल्यूशन भी उनसे होता है जब वो प्रोडक्शन कर रही हैं। जैसे कि बात करें हम यहाँ पर इंडस्ट्रियल वेस्ट की, सो तमिलनाडु की जो लेदर फैक्ट्रीज हैं उनसे क्या होता है, प्रोडक्शन तो हो रहा है बट स्टिल जो वेस्ट है वो डंप कर दिया जाता है कई बार रिवर्स में, जिसके कारण पॉल्यूशन क्रिएट होता है। सो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल तरीके से इन चीजों का प्रोडक्शन करना पड़ेगा और डंपिंग भी सही तरीके से करनी पड़ेगी। सो इंडस्ट्रियल में वेस्ट मस्ट बी मैनेज टू सेव रिवर्स एंड सॉइल। तो रिवर और सॉइल को बचाने के लिए इंडस्ट्रियल वेस्ट को सही तरीके से मैनेज करना जरूरी है। आगे समझे, यही होगी क्या, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर बात करते हैं ई वेस्ट की। सो ओल्ड फोन कंटेन द लेड एंड मर्करी, इम्प्रॉपर डिस्पोजल हार्म द ग्राउंड या फिर हम कहें सॉइल। सो एक्चुअल में जो पुराने फोन्स होते हैं उन्हें भी सही तरीके से डिस्पोज करना जरूरी है और ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर की भी होनी चाहिए क्योंकि उसमें लेड और मर्करी जैसी चीजें होती हैं जो टॉक्सिक होती हैं और जो सॉइल में भी क्या कर देती है, टॉक्सिसिटी को मिला देती है। इसलिए जरूरी है कि इसे सही तरीके से मैनेज किया जाए। अब हम समझते हैं सस्टेनेबिलिटी क्या होता है। So producers must use resources without compromising the need of future generation। मतलब जब प्रोड्यूसर किसी भी सोर्सेस को यूज कर रहे हैं तो उन्हें ध्यान रखना होगा कि वो फ्यूचर जनरेशन को क्या ना करें, कॉम्प्रोमाइज ना करें, उनके साथ ऐसा ना हो कि उनकी नीड्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएं और उसी तरीके से प्रोडक्शन करना चाहिए। मतलब एक स्मार्ट तरीके से यहाँ पर प्रोडक्शन करना जरूरी होने वाला है। चलिए आगे समझते हैं और भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जो एनवायरमेंट के लिए नहीं अब वर्कर्स के लिए होने वाली है। जैसे कि एम्प्लॉयज मस्ट एंश्योर द फेयर कंपनसेशन। मतलब जो भी लोग जॉब देते हैं उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके वर्कर्स को फेयर कंपनसेशन मिले, मतलब सही काम के लिए सही तरीके से पे किया जाए। साथ ही मस्ट प्रोवाइड अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। सभी वर्कर्स को वहां पर सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट मिले, बिल्कुल भी हजार्ड वहां पर नहीं होना चाहिए। अगर हजार्ड है भी तो सेफ्टी इक्विपमेंट उनके पास में होने जरूरी है। मस्ट इन्वेस्ट इन स्किल डेवलपमेंट फॉर द वर्कर। और टाइमली क्या किया जाए, वर्कर्स की स्किल्स को कंटिन्यूसली डेवलप करवाया जाए और इसके लिए जो प्रोड्यूसर है वो खुद भी यहाँ क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इस तरीके से ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली है एनवायरमेंट और वर्कर्स के लिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर CSR के बारे में, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपने देखा होगा बहुत सारी कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज होती हैं, वो एक्चुअल में जब प्रोडक्शन कर रही हैं किसी भी गुड्स या फिर सर्विसेज का तो उनकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, मतलब समाज के लिए भी कुछ यहां पर जवाबदारी बनती है। वो कैसे फुलफिल करते हैं इस चीज को समझते हैं। चलिए देखते हैं। बिजनेसेस एड्रेसिंग सोशल एनवायरमेंटल कंसर्न टू बेनिफिट सोसाइटी। मतलब ये वो बड़े बिजनेसेस हैं जो क्या करने वाले हैं, सोशल और एनवायरमेंटल कंसर्न को ध्यान में रखते हुए यहाँ सोसाइटी के लिए काम भी करते हैं, कुछ फंड्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ स्पेशल चीजें यहाँ पर करते हैं। जैसे कि बात करें इंडियाज लीडरशिप, इन 2014 इंडिया बिकेम द फर्स्ट नेशन टू मैंडेट CSR बाय लॉ। मतलब इंडिया ऐसा पहला नेशन बन गया है जिसने लॉ बनाया है कि हर एक कॉर्पोरेट कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उसे यहाँ पर CSR जो है वो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। मतलब क्या, एक लॉ बना दिया गया जिससे इनकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एंश्योर हो जाती है और ये अपने प्रॉफिट का 2% जो है वो इन्वेस्ट करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। सो यहाँ पर समझे, द मैंडेट एलिजिबल कंपनीज मस्ट स्पेंड 2% ऑफ देयर एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 years ऑन
CSR एक्टिविटीज। सो CSR एक्टिविटीज पर वो अपने लास्ट 3 ईयर का जो भी एवरेज प्रॉफिट होने वाला है उसका 2% क्या करेंगे, इन्वेस्ट करने वाले हैं। मे भी हो सकता है ये इन्वायरमेंट के लिए करें, मे भी हो सकता है ये एजुकेशन के लिए करें, या फिर ये किसी भी सेक्टर में कर सकते हैं, पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पर ये फॉलो करने वाले हैं। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में CSR क्या होता है। ये सारे के सारे पॉइंट हम लोग अब समझ चुके हैं और यहां पर आकर ये वन शॉट रिवीजन हो जाता है पूरा कंप्लीट। आई होप सारे पॉइंट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियोस देखना तो आप जा सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, जहां मिल जाएंगे आपको ये सारे कोर्सेज, वो भी हाई क्वालिटी में एंड 100% फ्री। अगर आप चाहते हैं ई नोट्स या फिर ई बुक्स तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।